दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है जज्बातों का जावेद जावेद अख्तर। और आज शर्लक होम्स की कहानी है द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैबल्स, जिसका हिंदी वर्जन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में ये कहानी आपके सामने आने वाली है। तो आइए कहानी जल्दी से शुरू करते हैं। आखिरी पन्ना, द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैबल्स। डियर शर्लॉक होम्स, मेरा कुत्ता खो गया है। 30 साल की उम्र का वो नौजवान बहुत परेशान हाल शर्लॉक के घर में उसके कमरे में मौजूद था। डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक के साथ ही बैठे थे। दोनों उस वक्त चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे थे। नौजवान की परेशानी देखकर डॉक्टर वॉटसन ने मुस्कुराकर शर्लॉक की तरफ देखा, जैसे वो कहना चाह रहे हों कि क्या शर्लॉक अब ऐसे खोए हुए कुत्तों का भी पता लगाएगा। शर्लॉक उसे निराश नहीं करना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कुत्ता कब से तुम्हारे पास है? पिछले 2 सालों से। पिछले 2 सालों में तुम उसे कहाँ कहाँ घुमाने ले गए? मैं जहाँ भी गया उसे साथ ले गया, ऑफिस छोड़कर। मैंने कभी उसे चैन से नहीं बांधा। वो हमेशा मेरे आगे पीछे रहता था, लेकिन आज न जाने कहाँ गायब हो गया। देखो, कुत्ते की नाक बहुत तेज होती है। वो अपने ठिकाने को पहचानता है। जब वो 2 सालों से तुम्हारे पास है तो वो कहीं नहीं जा सकता। हो सकता है यहाँ तुम उसे ढूंढ रहे हो और वहाँ वो तुम्हें ढूंढ रहा हो। और वो बेचारा तो मदद के लिए भी किसी के पास नहीं जा सकता। डॉक्टर वॉटसन ने मुस्कुराकर प्लेट में पड़े कुकीज को खाने के बाद चाय का सिप लेते हुए कहा। तभी बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। शर्लॉक ने कहा, लो, तुम्हारा कुत्ता तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आ गया। जाओ, बाहर जाओ। उसके बाहर जाते ही डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक भी जोर से हंस पड़े। ये कोई पहली बार नहीं था। शर्लॉक इतना फेमस था कि उसके घर के आसपास रहने वाले लोग ऐसे छोटे छोटे केस भी उसके पास लेकर आ जाते थे। एक बार तो एक बच्चा अपनी पेंसिल खोने पर ही आ गया था। वो शर्लॉक की मदद चाहता था। वो एक खुशगवार सुबह थी। शर्लॉक के पास फिलहाल कोई केस नहीं था, इसलिए वो रिलैक्स था। लेकिन काम कब आ पड़े ये कोई नहीं जानता था। वो आदमी हवा के झोंके की तरह भीतर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 30 साल के आसपास रही होगी। उसका शरीर तंदुरुस्त था। दिखने में वो मसल्समैन लगता था। उसके चेहरे पर कठोर भाव थे, या फिर उसने वैसे भाव बना रखे थे। कभी कभी कुछ लोग दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने या डराने के लिए भी ऐसे भाव बना लेते हैं। भीतर आते ही उसने सवाल दागा, तुम दोनों में से शर्लक होम्स कौन है? डॉक्टर वॉटसन ने मजाक के मूड में कहा, अगर मैं डॉक्टर वॉटसन हूं तो शायद ये शर्लक होम्स होने चाहिए। उन्होंने शर्लक की तरफ इशारा किया। और अगर मैं शर्लक होम्स नहीं हूं तो फिर मेरे जैसे कपड़े पहने कोई और कहीं ज़रूर घूम रहा होगा। ओह, तो तुम हो शर्लक होम्स। उसने अपना फोकस शर्लक पर किया। मैं यहाँ तुम्हारी ऐसी कोई बकवास सुनने नहीं आया, और ना ही मुझे किसी केस में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो फिर तुम्हारे आने का क्या कारण है? मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। तुम्हारी नाक बहुत सूंघती है ना, उसे अपने काबू में रखो। फालतू इधर उधर सूंघना बंद कर दोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। और ध्यान रहे, मैं एक बात को बार बार रिपीट नहीं करता, समझे? और अगर किसी वजह से हमारी समझ में ना आए तो तुम क्या करोगे? बात समझाने का तरीका बदल दूंगा। उसने अपने हाथ को मुक्के की शक्ल दी और दांत पीसते हुए मुक्के को उनकी आंखों के आगे लहराते हुए बोला। डॉक्टर वॉटसन को उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपनी सीट से खड़े होकर कोई एक्शन लेने की कोशिश करने ही वाले थे कि शर्लॉक का इशारा पाकर रुक गए। अगर मैंने बात करने का अपना तरीका बदल दिया तो तुम अभी एक युवा के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल की हवा खा सकते हो। उसका नाम पार्किंस था। हॉलबर्न बार के बाहर तुमने उसे मारा था। उसे जैसे सांप सूंघ गया। शर्लॉक ने आगे कहा, मैं यहाँ आने वाले हर इंसान को बैठने के लिए बोलता हूँ और उसे चाय कॉफ़ी ऑफ़र करता हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैंने तुम्हें बैठने को क्यों नहीं कहा? वो चुप खड़ा था। क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता हूँ।
तुम स्टीव हो, स्टीव डिक्सी। पहले तुम रिंग में प्रोफेशनल मुक्केबाजी करते थे, बाद में गैर कानूनी कामों में लग गए। तुम्हारे जैसे ताकतवर लोगों की ज़रूरत रहती है अपराध की दुनिया के बड़े मगरमच्छों को। उसका कत्ल मैंने नहीं किया, वो घिघियाया। उसे किसी और ने मारा था। ऐसा कहकर तुम पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हो, मेरी नहीं। मैं जानता हूं कि पुलिस अभी उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझे इसमें जुटने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तुम किसके लिए काम कर रहे हो मैं ये भी जानता हूं। किंग पिन बार्ने स्टॉकडेल है नाम उसका। क्या तुम अभी भी यहाँ रुकना चाहोगे? अगर हाँ तो मैं सचमुच तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हुए तुम्हारे लिए चाय मंगाता हूँ। वो वहां नहीं रुका। उसके जाते ही डॉक्टर वॉटसन बोले, तुम्हें तो उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम है। शिकारी को उड़ती चिड़िया का शिकार करना है तो उसके पर भी गिनने पड़ते हैं। क्या उसे बार्ने ने भेजा था? हाँ, बार्ने जुर्म की दुनिया का एक कुख्यात नाम है जो ठगी, किडनैपिंग, हफ्ता वसूली, मारपीट जैसे गैर कानूनी काम करता है। बार्ने पैसा लेकर दूसरों के लिए भी काम करता है। अभी ये मालूम होना मुश्किल है कि उसे किसने हायर किया होगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस केस में उसे किसी ने पैसा देकर हायर किया है? तुमने स्टीव की धमकी को नहीं सुना? सुना था। वो कारण ही मुझे धमकी देने क्यों आएगा? उसे देखते ही मैं उसके बोलने से पहले ही उसके आने की वजह समझ गया। कमाल है। कैसे? मैं जानता था कि बार्ने गिरोह मेरे पीछे पड़ने वाला है। क्यों? तुमने उसका क्या बिगाड़ लिया? ये लेटर पढ़ो। शर्लोक ने एक लेटर उसे दिया। डॉक्टर वॉटसन ने लेटर उसके हाथ से लेकर उसे खोला और पढ़ने लगा। खत का मजमून कुछ इस तरह से था। डियर शर्लॉक होम्स, मैं नहीं जानती कि इस केस में मुझे तुम्हारी मदद लेनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वजह है मेरा वो बड़ा मकान जो मेरे पति मेरे और मेरे बेटे के लिए छोड़ गए थे। समझ नहीं पा रही कि क्या करूं और क्या ना करूं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो कल किसी भी वक्त मुझसे आकर मिलो। 3 गैबल्स मेरे घर का नाम है। मेरे पति ने इस नाम को रखा था। अपनी जगह पर खड़ा कोई व्यक्ति एक पत्थर को जितना दूर उछाल सकता है, मेरा घर वेल्ड रेलवे स्टेशन से केवल उतनी ही दूर है। उम्मीद है ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे इंतज़ार में, मैरी माब्रले। मैं इसे और इसके बेटे को जानता हूँ। इसका पति भी मेरा क्लाइंट था। मुझे इसकी मदद को जाना होगा, शर्लोक ने कहा और उठ खड़ा हुआ। दोनों ब्रेकफास्ट के बाद ट्रेन से वेल्ड पहुंचे। सचमुच उसने जैसा बताया था उसका घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। सचमुच एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ एक शानदार घर था। घर की छतें ऊंची और दोनों तरफ ढालदार थीं। शायद इसलिए उसका नाम 3 गैबल्स था। घर के आसपास गार्डन और ऊंचे पेड़ों की वजह से उसमें ग्रीनरी की भरमार थी। वहाँ काफ़ी शांति थी। चिड़ियों की चींची सुहानी लगती थी। थोड़ी ही देर में दोनों मैरी माब्रेले के सामने बैठे थे। शर्लोक ने डॉक्टर वॉटसन का परिचय उसे दिया। मुझे यकीन था कि तुम आओगे। तुम्हारे पति सिर्फ मेरे क्लाइंट ही नहीं, मेरे दोस्त भी थे। वैसे तुम्हारा बेटा डगलस कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। वो अब नहीं रहा। ओह नो, ऐसा कब हुआ? क्या हुआ था उसे? निमोनिया। कुछ दिनों पहले ही। उसकी आवाज़ थर्रा उठी, आंखें भर आईं। वो उदास रहने लगा था, हर वक्त खोया खोया सा। उसने इलाज में लापरवाही की, जैसे इलाज करना ना चाहता हो। क्या इसके पीछे कोई लड़की थी? मेरा मतलब, क्या वो किसी को चाहने लगा था? माब्रेले खामोश रहीं। शर्लोक समझ गया कि वो इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। उसने टॉपिक बदलने के लिए पूछा, मुझे यहाँ बुलाने के पीछे क्या वजह है? बताओ। मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगा। जैसा मैंने ख़त में लिखा था, वजह ये घर है। 3 गैबल्स। परेशानी तब शुरू हुई जब एक दिन एक हाउस एजेंट मेरे पास आया। उसने मुझे 3 गैबल्स को बेचने के लिए कहा। वो कहने लगा कि ये घर मेरे लिए बहुत बड़ा है और चूंकि मैं इसमें अकेली रहती हूँ तो ये मेरे लिए सुरक्षित भी नहीं है। वो जोर देकर कह रहा था कि इस सुनसान घर में कोई भी बदमाश घुस कर मेरा कोई भी नुकसान कर सकता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है। डगलस की मौत के बाद कई दिन से अकेलापन मैं भी महसूस कर रही थी।
मैं भी कुछ दिनों से सोच रही थी कि इस घर को बेचकर कहीं छोटा घर लूं और बचे पैसों से मैं तीर्थ यात्रा करना चाहती थी। मैं इसके लिए तैयार हो गई। हमने थ्री गेबल्स के लिए एक अमाउंट फिक्स किया। वो उस अमाउंट में सौदा करवाने को तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त ने मेरे दिल में शंका पैदा कर दी। कैसी शर्त रखी उसने? वो थ्री गेबल्स का सौदा उसके पूरे फर्नीचर सहित करना चाहता था। उसके लिए वो मुझे कुछ और अमाउंट भी ऑफर कर रहा था। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन ने वहां रखे फर्नीचर पर एक नज़र दौड़ाई। फर्नीचर पुराना था, एंटीक था, कीमती था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वैसा या उससे और अच्छा बाजार में ना मिल सकता हो। ये मेरे लिए पहेली जैसा ही था कि आसपास की लोकेशन में खाली पड़े कई घरों को छोड़कर वो मेरे घर को ही क्यों बिकवाने पर तुला था, वो भी पूरे फर्नीचर सहित। फिर आपने क्या फैसला किया? हालांकि मन गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ और अमाउंट बढ़ाकर सौदा पक्का कर लिया। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? एजेंट ने सेल डीड तैयार करवा ली। अब मुझे उस पर सिग्नेचर ही करने थे और थ्री गैबल्स उसका हो जाता। मैंने अपने एडवोकेट मिस्टर सूत्रों को वो डीड दिखाई। उसने मुझे बताया कि एक बार इस डीड पर साइन हो जाने के बाद न केवल फर्नीचर बल्कि इस घर की किसी भी चीज़ पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरे पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ों पर भी। कमाल है। मैंने वापस अपने एजेंट से बात की। उसका भी वही कहना था। हाँ, मैं कुछ कपड़े ले जा सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं तो उसने डील कैंसिल करने की धमकी दी। इंटरेस्टिंग। वो चीज़ों को जैसा है जहाँ है की स्थिति में खरीदना चाहता था। ऐसा तो सिर्फ नीलामी के वक्त ही होता है। अचानक शर्लॉक ने मुंह पर उंगली रखकर उन्हें बड़े ही रहस्यमय तरीके से चुप रहने को कहा। वो खड़ा हो गया। वो चुपचाप दबे पांव एक बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने एक झटके से बंद दरवाजे को खोल दिया। शर्लॉक ने बाज की तरह झपट कर वहां खड़ी एक औरत की कलाई थाम कर उसे भीतर खींच लिया। ये मेरी मेड सर्वेंट सूजन है। कुछ दिनों पहले ही मैंने इसे काम पर रखा। हाँ, लेकिन ये दरवाजे के पीछे छुपकर चुपचाप खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। नहीं, मैं यहाँ केवल लंच के लिए कहने आई थी। सूजन नॉर्मल दिखने की कोशिश करने लगी। ओके, लेकिन उसके लिए तुम्हें 5 मिनट तक दरवाजे के साथ कान चिपका कर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं थी। आप मुझसे पुलिस जैसी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि मैं लंच के लिए इन्फॉर्म करने आई थी। मिसेस माब्रले, आपने जो लेटर मुझे पोस्ट किया था, क्या डाक पेटी में डालने के लिए उसे आपने ऐसे ही दिया था? हाँ, लेकिन इस बात का इससे क्या लिंक है? वो मैं देख रहा हूँ। आपकी बातों का क्या मतलब है? वो यही है। हाँ, वो यही है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मिसेस माब्रले, जब आपका भेजा खत मुझे मिला तो मैं यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जिसने इस खत को मुझसे भी पहले खोल कर पढ़ा है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, वरना स्टीव नाम का वो बदमाश मुझको धमकी देने वहाँ नहीं आता। और अब मैं समझ गया हूँ कि उसे खोल कर पढ़ने का पूरा मौका आपकी इस मेड सर्वेंट के पास ही था। लेकिन ये ऐसा क्यों करेगी? ये तो यही जाने। आप मुझ पर बेकार शक कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर तुम जा सकती हो। और हाँ, अपने बॉस बारने को जाकर मेरा प्यार देना। उससे कहना कि वो अपने दिन गिनना शुरू कर दे। मैं उसकी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। कौन बारने? जिसे तुमने उस खत की इन्फॉर्मेशन लीक की है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के बाद ही उसे मेरे इस केस में होने वाली इन्वॉल्वमेंट का पता चला होगा, जिसके चलते ही उसने अपने आदमी को मुझे धमकाने भेजा। सूजन भुनभुनाती हुई अपना सामान लाने चली गई। माँ ब्रिले हैरान थी। डॉक्टर वॉटसन बात को कुछ कुछ समझ रहे थे। माँ ब्रिले ने कहा, आखिर हो क्या रहा है इस घर में? ये बारने कौन है? शर्लॉक ने कहा, बारने शहर का कुख्यात गैंगस्टर है। उसे मेरी प्रॉपर्टी में क्या दिलचस्पी है? यही तो मुझे जानना है। आपको कितना समय हो गया इस प्रॉपर्टी में रहते हुए? लगभग 2 साल। 2 साल बाद ऐसा इस प्रॉपर्टी में क्या हुआ है जिसके कारण बारने जैसा गैंगस्टर इसमें दिलचस्पी ले रहा है? क्या उसे इस प्रॉपर्टी में किसी खजाने का पता चल गया है? डॉक्टर वॉटसन ने उत्साहित होते हुए पूछा। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी, उसे तो घर की हर चीज़ भी चाहिए। अजीब पहेली है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ ब्रिले अपना माथा पकड़ कर बैठी थीं। मैं इस पूरे घर को देखना चाहता हूँ।
मार्ब्रेले की इजाज़त से दोनों उस घर को देखने की नीयत से घर के हर कमरे को देखने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों ने देखा कि एक कमरे में एक जोड़ी ट्रंक रखे हुए थे। उन पर ताले पड़े थे। ये ट्रंक किसके हैं? ये मेरे बेटे डगलस के हैं। वो राइटर था, मूडी था, काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। इसमें इसके कपड़े और कुछ सामान हैं। उसकी मौत के बाद इन्हें मेरे पास भेजा गया था। मैंने इन्हें खोलकर नहीं देखा। मैं जानती हूँ कि मैं उसका सामान देखकर खुद पर काबू नहीं पा सकूंगी। वो मेरा अकेला बेटा था। पति के बाद मैंने उसे भी खो दिया। नहीं, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आंखें गीली होने लगीं। वो सुबक पड़ी। आप चिंता न करें मिसेस बाब्रिले, मैं और मेरा साथी इस गुत्थी को बहुत जल्द ही सुलझा लेंगे। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। मेरी राय में आपको अपने वकील को बुलाकर पुलिस की सुरक्षा ले लेनी चाहिए। मेरे पास यहाँ कुछ ऐसा नहीं है सुरक्षा के लिए। तो आप मुझे एक नोट बना कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई आपसे इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट को ज़बरदस्ती करता है, मतलब आपको डरा धमका करके किन्हीं कागज़ों पर आपके सिग्नेचर लेता है, तो मैं ये कागज़ बतौर सबूत पुलिस को दूंगा। नोट में क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा कि अगर मुझे कोई शारीरिक नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार उस प्रॉपर्टी एजेंट के अलावा सूजन और बार्ने को माना जाए, जो ज़बरदस्ती इस प्रॉपर्टी को मुझसे खरीदना चाहते हैं। मार्ब्रेले ने वैसा नोट बनाकर दे दिया। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन के साथ चला गया। वॉटसन ने शर्लॉक से कहा, ऐसा नोट बनवाकर तुमने अच्छा किया। ये ज़रूरी था, क्योंकि मैंने सूजन को फिर से हमारी बातें सुनते हुए देख लिया था। वो अपना सामान लेकर जाने के लिए तैयार होकर आई थी। मैं चाहता था कि ऐसे नोट की जानकारी वो जाकर अपने बाप बार्ने को दे, ताकि बार्ने मिसेस बाबले को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाने की बात ना सोच सके। तुमने सूजन को क्यों जाने दिया? उसे रोककर भी क्या फ़ायदा होता? हम उसे पुलिस का डर दिखाकर उसकी ज़बान खुलवा सकते थे। मैं जानता हूँ वो बारने के लिए काम करती है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि बारने किसके लिए काम करता है। हम सूजन को पुलिस का डर दिखाते तो शायद वो बारने का नाम ले लेती, या फिर हो सकता है कि बारने उसे ही ख़त्म कर देता। उसके पास स्टीव जैसा खूनी है। अगले दिन जब वो वापस लौटे तो उन्हें शॉकिंग खबर मिली। मिसेस मार्ब्रे के घर में चोरी हुई थी। घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ जुटी थी। पुलिस भी वहां आ चुकी थी और तहकीकात में जुटी थी। एरिया की लोकल पुलिस इसे साधारण चोरी का मामला मान रही थी। शर्लॉक ने उन्हें बताया कि ये काम बारने के इशारे पर स्टीव जैसा कोई आदमी कर सकता है, जिसमें सूजन उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो घर के कोने कोने के बारे में जानती थी। लेकिन पुलिस के ये पूछने पर कि इतने बड़े गैंगस्टर को इस चोरी से क्या फ़ायदा होने वाला था, शर्लॉक उसे इस बात पर भरोसा नहीं दिला सका, क्योंकि इस बारे में अभी वो खुद भी अंधेरे में था। मामला सचमुच पेचीदा था। आखिर इस घर में ऐसा क्या था जिसके लिए पहले मिसेस मार्ब्ले को घर बेचने की ऑफर दी गई और फिर उसके इनकार करने पर घर में चोरी की गई? तो क्या उस घर को खरीदने की चाह रखने वालों को इस चोरी के बाद उनका मकसद मिल गया होगा? मार्ब्ले ने बताया कि वो सोने के लिए जा रही थी, तो तभी किसी ने उनकी नाक को भींच दिया। उसने महसूस किया कि उसकी नाक पर कोई कपड़ा रखा गया है, जिससे वो अपने होश खो बैठी। उसके बाद जब उन्हें होश आया तो उसने देखा कि कोई आदमी उसके बेटे के ट्रंक में से कागज़ों का पुलंदा निकालने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर मैं चीख पड़ी। मुझे होश में आए देखकर वो घबरा गया। वो भागने लगा। मैंने उसके हाथों से कागज़ को छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सकी। वो मुझे धक्का देकर निकल गया। मैं फिर बेहोश हो गई। फिर जल्दी ही मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुले हुए संदूक में झांक कर देखा। वहाँ सिर्फ एक ही कागज़ पड़ा था, जिसे मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर वॉटसन ने हैरानी जताई। कमाल है, केवल कुछ कागज़ों के लिए चोरी हुई। आखिर डगलस ने उन कागज़ों में ऐसा क्या लिखा होगा? शर्लॉक ने इंस्पेक्टर से उस कागज़ के बारे में पूछा। आखिर क्या लिखा है उस कागज़ में? इंस्पेक्टर ने उस कागज़ को जेब से निकालकर उसके हवाले कर दिया। कुछ खास नहीं, किसी कहानी का आखिरी पन्ना है। शर्लॉक ने देखा कि उस पन्ने पर 245 नंबर पड़ा है, यानी वो किसी नॉवल का आखिरी पन्ना हो सकता था। इसका मतलब चोर नॉवल के 244 पेज चुरा कर ले गए। डॉक्टर वॉटसन ने हैरानी से कहा।
और जल्दबाजी में आखिरी पन्ना छूट गया। शर्लॉक ने कहा, कमाल तो ये है, क्या वो नॉवल की मेन्यू स्क्रिप्ट ही चुराने आए थे? इंस्पेक्टर ने अविश्वास से कहा। शर्लॉक का दिमाग घूम रहा था। वो जानता था कि इस चोरी से पहले भी इस घर में ऐसा बहुत कुछ हो चुका था। ऐसा आखिर स्क्रिप्ट में क्या था? इसके लिए गैंगस्टर पूरे घर को खरीदना चाहते थे, वो भी पूरे सामान के साथ। आखिर कौन था इन सब के पीछे? बारने को किसने हायर किया था? शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन उस आखिरी पन्ने को पढ़ने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखे अल्फाज कुछ इस तरह से थे, जिस्म के घाव भर जाते हैं, उनसे बहते हुए खून का दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो एक दिल से बहते हुए खून से पैदा होता है। हाँ, एक चेहरा था, एक मासूम चेहरा, एक खूबसूरत चेहरा जिसे वो हर वक्त देखना चाहता था। उसका अपना सा वो चेहरा जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी भी कुर्बान कर देना चाहता था। जब वो मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों, झरने गिरने लगे हों, कलियां अपना घूंघट उठाकर खिल रही हों, फिजा में खुशबुएं उड़ने लगी हों, निगाहें जैसे उस मुस्कान को समेट लेना चाहती हों, तेज होती धड़कनें जैसे पूरे जिस्म में प्यार ही प्यार भर देना चाहती हों। असलियत में वो उसके चेहरे की नहीं, इसी प्यार की खूबसूरती तो थी। ये वो प्यार ही था जो उसके चेहरे में खूबसूरती ढूंढ रहा था। लेकिन जब उसने उसके प्यार को नफरत के साथ देखा तो जैसे अचानक ही वो प्यार गायब हो गया, वो मर गया। और जब किसी का प्यार मरता है तो वहाँ से नफरत शुरू होती है। इंसान के पास जीने का कोई मकसद होना चाहिए। वो मकसद प्यार हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन ये सब मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ? तुम्हारे लिए राजसी ठाट बाट प्यार से बड़े हैं। तुम्हें मेरी भावनाओं से ज़्यादा प्यारा है अपने मुकुट में लगा वो हीरा, जिसकी चमक मेरे प्यार के सामने एकदम फीकी है। तुम रहो अपनी ठाट बाट की दुनिया में खुश, मैं भी अपने प्यार की दुनिया को खोने नहीं दूंगा। मैं रहूं ना रहूं, मेरा प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा। आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद डॉक्टर वॉटसन ने पूछा, इसमें तो ऐसी कुछ खास बात नहीं पता चली। खास बात? शर्लॉक ने डॉक्टर वॉटसन के शब्दों को दोहराया, फिर कहा, यह आखिरी पन्ना डगलस के लिखे नॉवल का है। इसमें ख़ास बात यह है कि आखिरी कुछ पंक्तियों को छोड़कर बाकी नॉवल को थर्ड पर्सन में लिखा गया है, जबकि आखिरी कुछ लाइनें फर्स्ट पर्सन में लिखी गई हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डगलस नॉवल लिखते लिखते न जाने किस इमोशन में भरकर नॉवल की कहानी की आखिरी पंक्तियों को ऐसे लिख गया जैसे कि वो खुद उस कहानी का हीरो हो। देखो इन लफ्ज़ों को। अचानक लेखक कहानी की हीरोइन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वो और उसके जैसे शब्दों को तुम और तुम्हारी का संबोधन देने लगा, और हीरो के लिए इस्तेमाल उसे और उसके जैसे लफ्ज़ों के लिए मैं और मेरा संबोधन दे गया। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सीधा सा है। कहानी की उन लाइनों को लिखते हुए वो कहानी की हीरोइन में अपना प्यार देखने लगा। शायद वो किसी से प्यार करता रहा होगा। शायद उसका प्यार किसी ने पूरी निर्ममता के साथ ठुकरा दिया था। मिसेस मार्ब्रेल ने बताया कि मरने से पहले वो अचानक डिप्रेशन में चला गया था। उसने अपना इलाज भी ठीक से नहीं करवाया था। हाँ, लेकिन इन सब बातों का भी घर खरीदने और चोरी से क्या मतलब है? डगलस किसी से प्यार करता था तो करता था, उसने नॉवल लिखा तो लिखा। वो कारण कहाँ है जिसके साथ ये केस जुड़ा हुआ है? सिर्फ उसका नॉवल छुड़ाने के लिए कोई इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा करेगा? शर्लॉक कुछ पल के लिए माँ ब्रिल्ले के पास गया, लौट कर डॉक्टर वॉटसन के साथ एक तरफ को चल पड़ा। हम कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर वॉटसन ने पूछा। अगर मैं ये सही सोच रहा हूँ तो डगलस की कहानी का आखिरी पन्ना ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि वो किसी से प्यार करता था। इस वक्त हम उसी लड़की से मिलने जा रहे हैं। डगलस ने उसके बारे में आखिरी पन्ने में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल वैसी है, छुई मुई सी खूबसूरत, फूल की पंखुड़े की तरह नाजुक और मखमली, रेशम का टुकड़ा, ऐसी कि आईना भी उसे देखकर हक्का बक्का हो जाए। कौन है वो? क्वीन ईसा डोरा क्लेन। डगलस उससे प्यार करता था? हाँ,
मैंने अभी उसकी माँ से इसके बारे में पूछताछ की। उसने मुझे बताया कि वो क्वीन के महल में कुछ दिन रहा था। इसी से मुझे यकीन हो गया कि वो ज़रूर उससे प्यार कर बैठा होगा, क्लेन की असलियत जाने बिना। उसका सच ये है कि वो ज़िंदगी के हर पल को अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। वो अपने पार्टनर बदलने में माहिर है। वो खूबसूरत गठीले युवाओं में दिलचस्पी लेती है। उसकी शादी शुगर मिल के मालिक एक बेहद अमीर जर्मन से हुई थी। उसकी मौत के बाद क्लेन शहर की सबसे अमीर हैसियत की औरत बन गई। मुझे लगता है ये केस अब लगभग सॉल्व हो चुका है। हम उसके महल के सामने खड़े हैं। केलेनुमा उस शानदार इमारत को देखते ही उसकी भव्यता का एहसास हो जाता था। शर्लोक ने अपना गार्ड के हाथों अंदर भिजवाया। थोड़ी देर बाद गार्ड ने आकर उन्हें जाने को कहा। ईसाडोरा क्लेन उनसे नहीं मिलना चाहती थी। उसकी बात सुनकर शर्लोक हौले से मुस्कुराया। उसने एक नोट लिखा और उस गार्ड को ईसा को देने को बोला। गार्ड दोबारा भीतर गया। इस बार जल्द ही वापस लौटा। उसके लिखे नोट के शब्दों ने जैसे जादू किया था। उसने तुरंत गेट खोल दिया और उन्हें भीतर जाने को कहा। क्या लिखा था तुमने उस नोट पर? डॉक्टर वॉटसन ने पूछा। सिर्फ इतना कि या तो मुझसे मिल लो या फिर थोड़ी देर बाद पुलिस से मिलना। डॉक्टर वॉटसन उसकी बात सुनकर जोर से हंसना चाहते थे, लेकिन माहौल उसकी इजाज़त नहीं देता था। कुछ ही देर में दोनों ईसाडोरा के सामने बैठे थे। एक तरफ खूबसूरत झरना था, दूसरी तरफ वो बैठी थी। सचमुच झरने सी निर्मल। सचमुच वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी आम इंसान के लिए तो निगाहें उस पर ठहराए रखना ही इम्पॉसिबल था। उसकी खूबसूरत नीली आंखों में गज़ब का सम्मोहन था। हल्की लाली लिए उसके गुलाबी गाल जैसे गुलाब की पंखुड़ियों से बने हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसी खूबसूरती पूरी दुनिया में इकलौती ही हो सकती थी। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है मिस्टर शर्लॉक होम्स, उसने खनकदार आवाज में हौले से कहा। शर्लॉक ने डॉक्टर वॉटसन का परिचय उसे दिया। तब वो बोली, आपने जो स्लिप अंदर भेजी थी उसमें पुलिस का जिक्र क्यों किया? जवाब आपके सवाल में ही है। पहले हमने आपसे मिलने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया। फिर पुलिस का जिक्र आने के बाद ही आपने मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि आप जानती हैं कि आपने डगलस और उसकी माँ के साथ क्या किया है। आपने मिसेस मार्बल का मकान खरीदने के लिए गलत लोगों की मदद ली, गलत तरीके का इस्तेमाल किया, चोरी करवाई। आप जानती थी अगर मुझसे नहीं मिली तो सचमुच मैं आपको पुलिस तक पहुंचा सकता हूं। आप गिरफ्तार हो सकती हैं। मैं मजबूर हो गई थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो पागल था। मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा था। शायद तुम डगलस की बात कर रही हो। हाँ हाँ, मैंने उसे काम दिया, इज्जत दी, अपने यहाँ इस आलीशान महल में रखा। मैं एक औरत हूँ, मेरे पास बेशुमार दौलत है। मैं अकेली हूँ। औरत कितना भी इंतज़ाम करे लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा ही परेशान रहती है। अपनी उस परेशानी के कारण मैंने हमेशा अपने पुरुष मित्रों को अपने क्लोज रखा। मेरी ज़िंदगी में वो आते जाते रहते हैं। उनकी मौजूदगी मुझे सुरक्षा का एहसास देती है। डगलस भी उनमें से एक था। वो इमोशनल था, पागल था, मुझसे प्यार कर बैठा। उसकी इस भावना को जानने के बाद मैंने उसे चले जाने को कह दिया। शादी मेरे लिए एक कप चाय की तरह नहीं थी जिसकी चुस्कियाँ लेने के बाद मैं उसे भूल सकती थी। पर मैं नहीं जानती थी कि वो सचमुच मेरे प्यार में पागल हो चुका था। उसने हमारी मुलाकात के पहले दिन के पहले पल से ही अपने प्यार की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। उसने अपने नॉवल में हमारे उन अतरंग पलों को भी लिख डाला जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। अपनी मौत से पहले ही उसने अपनी स्क्रिप्ट की 2 कॉपी बनाई होंगी। एक उसने मुझे भेजी ताकि वो मुझे बता सके कि वो मुझसे कितना प्यार करता था, और दूसरी एक पब्लिशर को, ताकि उसके प्यार और मेरी बेवफाई, प्यार में मेरी कठोरता को दुनिया भी देख सके। उस स्क्रिप्ट को देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। मुझे लगा कि अगर ये छप गई तो मैं कहीं की ना रहूँगी। लोग उसकी मौत के लिए भी मुझे ही दोष देते। मैं उस पब्लिशर को जानती थी। मैंने उससे कांटेक्ट किया, लेकिन वो स्क्रिप्ट उसके पास नहीं पहुंची थी। अब अगर वो स्क्रिप्ट उसके पास नहीं थी तो फिर वो थी कहाँ? शायद उसने पब्लिशर को भेजी ही नहीं थी। यहाँ से उसकी माँ की परेशानी शुरू हुई। मुझे लगा वो स्क्रिप्ट डगलस के सामान में होनी चाहिए।
जो उसकी मौत के बाद। हाँ, मैंने बारने की मदद ली। कभी वो भी मेरे साथ रहा था। उसने अपनी पत्नी सूजन को उस घर में नौकरानी की हैसियत से भेजा। सूजन से जब उसे पता चला कि मिसेस मार्बले ने तुम्हारी मदद के लिए लेटर लिखा है, तो उसने स्टीव को तुम्हें धमकाने के लिए भेज दिया। मैं नहीं जानती थी कि यह सही था या गलत, लेकिन हो यही रहा था। मुझे वो स्क्रिप्ट चाहिए थी। तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाने के बाद बार्ने ने थ्री गैबल्स में चोरी का प्लान बनाया। स्क्रिप्ट तो मुझे मिल गई, लेकिन डैम इट, आखिरी पन्ना वहीं छूट गया। उसी में तो उसकी सारी प्रेम कहानी का भेद खुल रहा था। प्रेम प्रेम से ही पैदा होता है मिस इसाडोरा, जैसे चिंगारी चिंगारी को जन्म देती है। ये प्यार अकेले डगलस का नहीं हो सकता। इसमें कुछ ना कुछ हवा तुमने भी दी होगी। तुम्हारे प्यार का वो फर्क ही शायद डगलस की जान ले गया। खैर, अब वो चुराए हुए 244 पेज कहाँ हैं? यकीनन वो तुम्हारे पास पहुंच चुके होंगे। वो वहाँ राख हो रहे हैं। ईसाडोरा क्लेन ने एक तरफ फायरप्लेस में जलती हुई आग की तरफ इशारा किया। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह में होता तो मैं इस प्यार को शुरू ही नहीं करता। प्यार के एक ऐसे आधार को भी शुरू नहीं करता जो किसी को प्यार जैसा लग सकता हो, जो किसी को ऐसा एहसास दिला दे कि उसका झुकाव किसकी तरफ है। ऐसा करना किसी की भावनाओं से खेलना होता है। प्यार को मैं भी समझता हूँ। एक टूटा हुआ दिल किसी लाइलाज बीमारी की तरह होता है, जो किसी की जान तक ले सकता है। प्यार के एहसास जब टूटते हैं तो मौत वहीं हो जाती है। मौत आए ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। ईसाडोरा खामोश खड़ी रही। हकीकत को वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन जानती ज़रूर थी। उसका चोर उसकी आंखों में दिखाई पड़ने लगा था, जिन्हें वो उस पल में शर्लॉक से चुराने की कोशिश कर रही थी, जो उस वक्त कुछ भीगी हुई थी। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी निगाह में किसी एक तीर्थ यात्रा की क्या कीमत हो सकती है? वो शर्लॉक का इशारा समझ गई। शायद 500 पॉइंट काफ़ी होंगे। मैं चाहता हूँ तुम इतने अमाउंट का एक चेक मिसेस मार्बले के नाम बना दो। हाँ, ज़रूर। मैं जानती हूँ कि मिसेस मार्बले शांति के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। उसने इन सब के लिए माफ़ी मांगते हुए एक चेक शर्लॉक को दे दिया, जिसे लेते हुए शर्लॉक ने कहा, और हाँ, हो सके तो बार्ने जैसे माफिया लोगों से दूर रहो। खूबसूरती मन से भी हो तो इंसान वाकई दिखने में खूबसूरत होता है। मैं इस नसीहत को याद रखूंगी। दोनों उठकर चल पड़े। ईसाडोरा उन्हें बाहर तक छोड़ने आई। वो उनकी गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक वो दिखाई पड़ती रही। जब वो वापस अपने महल की तरफ मुड़ी तो उसके कानों में निसंदेह शर्लॉक होम्स के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे थे। खूबसूरती मन से भी हो तो इंसान वाकई दिखने में खूबसूरत होता है। और ये थी आज की शर्लॉक होम्स की शॉर्ट कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। यकीनन मुझे तो काफ़ी पसंद आई। और आप इस तरीके की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने जानने वालों को ये कहानी शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और अंत तक सुनने के लिए सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।